नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज हम जो मध्य प्रदेश जीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो ये 1 फरवरी 1994 को किया गया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 फरवरी 1994। तो बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, तो ये एक संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 243 की राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका गठन कब किया गया था? 1 फरवरी 1994 को। इसका मुख्यालय भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। और इसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? श्री NB लोहानी थे। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? श्री बसंत प्रताप सिंह जी है। तो ये श्री बसंत प्रताप सिंह हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? श्री मंगूभाई पटेल है। इनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। तो इनको हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन सर्वे तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जबलपुर। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विंध्य पहाड़ियों से। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? काक नाम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और सांची में भगवान बुद्ध का स्तूप भी है, जिसमें भगवान बुद्ध के शिष्य महामोगलाया और सारीपुत्र की अस्थि का विसर्जन किया गया है। सांची में 3 स्तूप। सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? ये 1989 में शामिल किया गया था। सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों? 1989 में। और खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1986 में। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों? ये 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, और खजुराहो के मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और सांची के स्तूप किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और भीमबेटका की गुफाएं किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यहाँ पर 2003 है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है दोस्तों? तो ये है विश्वामित्र पुरस्कार। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यहाँ हमारे देश के द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाला निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है। ठीक है, देश की बात आता है तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, और हमारे मध्य प्रदेश की बात आए तो विश्वामित्र पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला उच्च पुरस्कार है। और एकलव्य पुरस्कार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत जो है दोस्तों ये 1990 में की गई थी। और एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1994 में की गई थी। और विश्वामित्र पुरस्कार की भी शुरुआत दोस्तों 1994 में की गई थी। दोस्तों विश्वामित्र पुरस्कार की बात करें हम यहाँ, तो इसकी राशि कितनी है दोस्तों? 2 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, 2 लाख रुपए दी जाती है इसमें पुरस्कार राशि। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और ये उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने 5 वर्षों में कम से कम 2 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करवाया हो। और दोस्तों बात करें 2020 के विश्वामित्र पुरस्कार की, तो ये किसे मिला है दोस्तों? व्यक्तिगत खेल में मिला है वीरेंद्र डबास को, पैरा स्विमिंग एवं पैरा एथलेटिक्स के लिए। और इनका संबंध ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। और रिचपाल सिंह सलारिया को भी दिया गया है, इनका संबंध जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको तीरंदाजी के लिए मिला है। ठीक है, और दलीय खेल में मिला है दोस्तों डॉक्टर हबीब हसन को। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? देखिए ये MPPSC 2020 के प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी भाग में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का वार्षिक तापांतर अधिक होता है। और दोस्तों 2020 में इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान किस दिशा में बढ़ता है? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु है इसका जो औसत तापमान है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में दैनिक तापांतर मार्च माह में सर्वाधिक होता है। और मध्य प्रदेश का जो उच्चतम तापमान है वो मई माह में लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। देखिए दोस्तों अभी तो इससे ज्यादा भी हो चुका है, 47 डिग्री पर पहुंच गया था। और देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र जो था पहले बड़वानी एवं खजुराहो था, लेकिन कुछ वर्षों से विदिशा जिले का गंज बसौदा सर्वाधिक तापमान वाला
क्षेत्र है। तो जो मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान है वो जनवरी माह में शिवपुरी जिले का रहता है। इतना होता है दोस्तों यहाँ पर लगभग 2 सेंटीग्रेड। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है दोस्तों पचमढ़ी स्थित महादेव की पहाड़ी पर 199 सेंटीमीटर तक होती है और मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है तो भिंड डिस्ट्रिक्ट में होती है। कितनी वर्षा होती है यहाँ पर लगभग 55 सेंटीमीटर। और दोस्तों मंदसौर एवं नीमच जिलों में भी निम्न वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़ों की जानकारी देने वाली वेधशाला इंदौर में स्थापित है। दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंड कब पड़ती है दोस्तों? तो ये दिसंबर एवं जनवरी माह में पड़ती है। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी दोस्तों? तो ये कैलाश सत्यार्थी ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एमपीपीएससी 2020 के प्री में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कैलाश सत्यार्थी का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है। और इनको दोस्तों नोबेल प्राइज कब मिला था? इनको नोबेल प्राइज दोस्तों 2014 में दिया गया था। ठीक है। किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था। और इन्हीं के साथ दोस्तों पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये डॉक्टर गोविंद सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डॉक्टर गोविंद सिंह। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो ये थे श्री विष्णुनाथ यादवराव तामस्कर जी। और यहाँ सत्यदेव कटारे की बात करें दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश के एकमात्र विपक्ष नेता थे दोस्तों जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो बात करें हम यहाँ पर जमुना देवी की, तो दोस्तों जमुना देवी हमारे मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला विपक्ष नेता रही है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्षी नेता कौन थे जो मुख्यमंत्री भी बने? तो वो थे श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। ठीक है, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्षी नेता थे जो हमारे मध्य प्रदेश के बाद में मुख्यमंत्री भी बने। अभी हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्षी नेता कौन थे? तो ये थे कमलनाथ जी। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब बने हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के कौन से विपक्षी नेता है? तो सूलवे है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा की तो इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो ये है श्री गिरीश गौतम। और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों? मंगूभाई पटेल। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? तो श्री इकबाल सिंह बैस है। हमारे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि विजय कुमार मलिमथ जी है। मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। और दोस्तों मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। तो यह किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो यह रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 131वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 131। और ये कब मनाई गई दोस्तों? 14 अप्रैल 2022 को। तो दोस्तों इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनका निधन जो है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ये भारत के पहले विधि मंत्री, न्याय मंत्री एवं भारतीय संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है जो कि कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और उनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। ठीक है। और दोस्तों इनके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय है दोस्तों जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी किसे जाता है? तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जाता है दोस्तों। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के निजी पुस्तकालय राजगृह में लगभग 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थी और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। और दोस्तों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर विश्व के पहले और एकमात्र पुरुष हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना है। और दुनिया में सबसे अधिक स्टैच्यू बाबा साहेब के ही है और उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है।
भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे बाबा साहेब अम्बेडकर जी। और पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कौन से व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिया था। और गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 3 वर्ष। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आधार क्या है दोस्तों? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3। और दोस्तों ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रथम प्रमुख कौन थे दोस्तों? रंगनाथ मिश्रा थे। और दोस्तों अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? तो ये है अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, यहाँ चेंज कर लीजिएगा, अभी अरुण कुमार मिश्रा है। दोस्तों इसकी प्रथम महिला सदस्य कौन थी? फातिमा बीबी थी। दोस्तों हमारे देश की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो वो भी फातिमा बीबी है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये 1906 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है दोस्तों? देहरादून में है। और देहरादून दोस्तों उत्तराखंड में है। तो मध्य प्रदेश की सीमा से किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है दोस्तों? तो ये बिहार की नहीं मिलती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिहार। और देखिए दोस्तों बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो ये मिलती है 5 राज्यों से। कौन कौन से? एक तो राजस्थान, एक उत्तर प्रदेश, और एक छत्तीसगढ़, और एक महाराष्ट्र, और एक है गुजरात, ठीक है। तो इन 5 राज्यों से दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 52 जिले हैं। और संभाग कितने हैं? तो 10 संभाग है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा था दोस्तों? तो ये अलीराजपुर था, ठीक है। किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। और देखिए दोस्तों ये 49वां डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। और जो अलीराजपुर है ये हमारे मध्य प्रदेश की 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी? एक तो गुजरात और एक महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो झाबुआ है ये भी 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, एक तो गुजरात और एक राजस्थान। और हमारे मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 50वां जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो वो है दोस्तों सिंगरौली, हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था दोस्तों? तो ये बना था सीधी से अलग होकर। और देखिए अलीराजपुर और सिंगरौली दोनों कब बने थे? 2008 में बने थे, ठीक है। और देखिए सिंगरौली भी 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी? एक तो उत्तर प्रदेश से दोस्तों, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, और एक छत्तीसगढ़ से, तो याद रखिएगा। और देखिए बालाघाट भी 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, एक तो महाराष्ट्र से और एक छत्तीसगढ़ से, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों तो मुरैना भी 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से? एक तो उत्तर प्रदेश से और एक राजस्थान से। और यहाँ दोस्तों शिवपुरी का नाम भी याद रखिएगा, है ना। शिवपुरी भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पर सीधी का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। सीधी भी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा था? तो ये आगर मालवा था। आगर मालवा कब बना था दोस्तों? तो ये 2013 में बनाया गया था, ठीक है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था? शाजापुर से अलग होकर बना था। हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा था दोस्तों? निवाड़ी था, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बनाया गया था? टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था दोस्तों। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2018 में की गई थी। हमारे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो भी मध्य प्रदेश है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान। और दोस्तों सेन के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था राजा राज बसंती ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। रायसेन किले का निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। और यह किला रायसेन जिले में स्थित है। और 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। और यह किला कुएं और बावड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर इमारतें कौन कौन सी है? राजा रोहित महल है और इत्रदान महल है। मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ग्वालियर। और दोस्तों इसका गठन कब किया गया था? तो 1984-5 में इसका गठन किया गया था। RCVP नरोमा प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
देखिए दोस्तों, RCPV नरोमा प्रशासनिक अकादमी मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में स्थित है और यह हमारे मध्य प्रदेश शासन का शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्था के रूप में हुई थी और वर्ष 1975 में इसका नाम मध्य प्रदेश शासन अकादमी रखा गया। वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव की स्मृति में अकादमी को RCVP नरोमा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी नाम दिया गया। इस अकादमी की स्थापना राज्य सेवा में चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान किस दिशा में बढ़ता है? तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर। चिप्स के थैलों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये नाइट्रोजन भरी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाइट्रोजन। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रॉक फास्फेट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो छतरपुर, झाबुआ और सागर तीनों। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर, झाबुआ, सागर जिले रॉक फास्फेट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और रॉक फास्फेट का खनन मिट्टी के भंडारण से किया जाता है। इसमें फास्फोरस उपस्थित होता है और इसका उपयोग जैविक फास्फेट उर्वरक बनाने में भी किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग जैविक खाद बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन में तथा जंगरोधी लेप बनाने में भी किया जाता है और रॉक फास्फेट को दोस्तों फास्फेरेट भी कहा जाता है। प्रदेश राज्य सचिवालय किस भवन में स्थित है दोस्तों? तो ये वल्लभ भवन में स्थित है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और वल्लभ भवन कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश भेड़िया यानी वुल्फ स्टेट भी बन गया दोस्तों। यहाँ कुल कितने वुल्फ पाए गए हैं? तो 772 वुल्फ पाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 772। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में वुल्फ की संख्या कितनी है? 772 है। इसके बाद सेकंड स्थान पर दोस्तों राजस्थान है, यहाँ पर 532 वुल्फ है। गुजरात में दोस्तों 494 वुल्फ है, महाराष्ट्र में 396 है और छत्तीसगढ़ में 320 वुल्फ है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश से कब अलग होकर बना था? तो 1 नवंबर 2000 को बना था। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, सोया स्टेट भी कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है। एशिया का प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंदौर। और दोस्तों ये MPPSC 2014 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में की गई थी। उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने की थी। और दोस्तों राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की एक इकाई है जो लेजर, कंतवरक तथा संबंधित प्रौद्योगिकियों के गैर नाभिकीय अग्रणी क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान तथा विकास में कार्यरत है। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र से लाभ पाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो मध्य प्रदेश है दोस्तों और एक राजस्थान है। ठीक है, इनका रेशो दोस्तों 50-50% का है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों गांधी सागर बांध किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। और निर्माण कब किया गया था दोस्तों? ये 1960 में किया गया था। ठीक है, और इस केंद्र की क्षमता दोस्तों 115 मेगावाट है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों 50-50 रेशो के अनुपात में विद्युत प्राप्त करते हैं। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है भील। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भील जनजाति। और दोस्तों मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है? तो देखिए बैगा है, सहारिया है और भारिया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियों का नाम याद रखिएगा दोस्तों, बैगा, सहारिया और भारिया। और दोस्तों हम बात करें हम भील जनजाति की, तो भील जनजाति की उप जनजाति कौन कौन सी है? एक तो बारेला है, भिलाला है और पटेरिया है। इनकी उप जनजाति दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, बारेला किसकी उप जनजाति है? तो ये भील जनजाति की है। भिलाला किसकी उप जनजाति है? तो ये भी भील जनजाति की है। और पटेलिया भी भील जनजाति की उप जनजाति है। सहारिया जनजाति की बात करें दोस्तों, ये स्वयं को खूतिया पटेल कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों भारिया जनजाति की उप जनजाति कौन कौन सी है? एक तो भूमिया है, भूईहार है और पांडा है। ठीक है, कौन कौन सी है? भूमिया है, भूईहार है और पांडा है। और ये मुख्यतः किस जिले में निवासरत है दोस्तों? छिंदवाड़ा और जबलपुर में। और भील जनजाति वाले किस जिले में दोस्तों? धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन। ठीक है, और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कोल जनजाति की, तो इसकी उप जनजाति कौन कौन सी है? एक तो रोतिया है और एक रोतेले है। ठीक है, तो कोल जनजाति की उप जनजाति कौन कौन सी है? रोतिया और रोतेले। इनका निवास क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों? रीवा, सतना, शहडोल, सीधी। ठीक है, अच्छा दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 342 में किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। संध्या अग्रवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है संध्या अग्रवाल। इनका संबंध दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों संध्या अग्रवाल महिला भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर MPPSC में पूछा भी जा चुका है।
और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया? न्यूजीलैंड में किया गया है। ठीक है, इसमें जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की एक महिला क्रिकेटर ने किया था। उसका नाम था पूजा वस्त्राकार। मध्य प्रदेश का बैतूल डिस्ट्रिक्ट क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये कोयला भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोयला भंडार। तो हमारे मध्य प्रदेश में कोयला के क्षेत्र में देश की सबसे मोटी तथा विश्व में दूसरे नंबर की सबसे मोटी कोयले की परत कहां पर पाई जाती है? तो वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी है। और दोस्तों कोयला उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये 4th प्लेस पे है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का बैतूल डिस्ट्रिक्ट कोयला भंडारण के लिए प्रसिद्ध है और यह जिला मुख्यतः विंध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? कोरकू जनजाति निवास करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ वायुसेना की सैनिक छावनी भी है। जैन धर्म से संबंधित 56 मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। और ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी 2020 में पूछा भी गया था। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो ये धूपगढ़ है। ठीक है, और ये पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में है दोस्तों। और जो इसका निर्माण काल है वो प्रीकैम्ब्रियम युग में हुआ था। और इसका स्वरूप कैसा है? सर्वाधिक ऊंचा तथा चौड़ा भाग है। और इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1350 मीटर है। ये क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया था। क्षय उन्मूलन अभियान में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान। देखिए दोस्तों, वर्ष 2025 तक क्षय उन्मूलन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 24 मार्च से 30 अप्रैल तक संचालित किए जा रहे क्षय यानी टीबी उन्मूलन महाअभियान में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 रहा है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर वर्ल्ड टीबी डे की, तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। दोस्तों यह दिवस 1882 ईस्वी में क्षय रोग के बैसिलस की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच के जन्म दिवस पर 24 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने और थूकने से फैलता है। ठीक है, तो ये कैसी बीमारी दोस्तों? एक संक्रामक बीमारी है। टीबी रोग दोस्तों मानव शरीर के फेफड़े अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। और भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जबकि वैश्विक लक्ष्य कब तक है दोस्तों? इसका 2030 तक है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो टीबी मुक्त हो चुका है। ठीक है, अच्छा थीम की बात करें हम तो 2021 की थीम क्या थी इसकी? द क्लॉक इज टिकिंग। ये वर्ल्ड टीबी डे की 2021 की थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। और इस वर्ष की यानी 2022 की वर्ल्ड टीबी डे की थीम क्या है दोस्तों? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। हमारे मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? तो कौन सी नदी में नहीं बहती है दोस्तों उत्तर की ओर? बेनगंगा नहीं बहती है। बेनगंगा नदी किस ओर बहती है दोस्तों? तो ये दक्षिण की ओर बहती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चंबल नदी आप देख सकते हो उत्तर की ओर बह रही है, बेतवा नदी भी उत्तर की ओर बह रही है और सोन नदी भी दोस्तों उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी और बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और के नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? एक तो ताप्ती है, एक नर्मदा है और एक माही नदी है। ठीक है, ये और दोस्तों माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये डॉक्टर नारायण व्यास को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ याद रखिएगा 2019-20 का डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर नारायण व्यास को। और 2018-19 का किसे मिला है? प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को। ठीक है, तो 2019-20 का डॉक्टर नारायण व्यास को, 2018-19 का प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को, 2016-17 का प्रोफेसर VH सोनवने को और 2017-18 का प्रोफेसर गिरिराज कुमार को। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से बताता हूं, देखिए 2016-17 का मिला है प्रोफेसर VH सोनवने को। ठीक है, 2017-18 का प्रोफेसर गिरिराज कुमार को, 2018-19 का प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को और 2019-20 का जो है वो डॉक्टर नारायण व्यास को दिया गया है। बात करें यहाँ पर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005-6 में की गई थी। इसका उद्देश्य दोस्तों पुरा संपदा के संरक्षण एवं पुरातात्विक संस्कृति के क्षेत्र में रचनात्मक अवदान, सृजनात्मक उपलब्धियों को सम्मानित करना है और इस सम्मान के अंतर्गत
पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान पट्टिका प्रदान की। मध्य प्रदेश के किस जिले में होने वाली चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है दोस्तों? तो ये बालाघाट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, बालाघाट में जो चिन्नौर चावल होती है उसको 2021 में जीआई टैग मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन कब किया गया था? तो ये 1984 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1984। तो देखिए दोस्तों, वनोपज के संग्रहण और व्यापार में वनवासियों को लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया था। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में 24 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह ने बताया कि हमारे मध्य प्रदेश में इस साल लक्ष्य के विरुद्ध 110% ज्यादा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया है। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। और दोस्तों, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 1964 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दोस्तों, देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता उत्पादन में सागर जिला प्रथम स्थान पर है। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। और यह समान अनुपात में शीर्ष पर गहरे केसर केसरी, मध्य में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग का 36 तिरंगा है। तो ऊपर क्या होता है दोस्तों? केसरी रंग होता है, बीच में सफेद रंग होता है और नीचे हरा रंग होता है। और यह 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रभुत्व का आधिकारिक ध्वज बन गया। और प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। पिंगली वनकैया को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अभिकल्प माना जाता है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर था? तो ये सैन फ्रांसिस्को में था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। तो देखिए दोस्तों, गदर पार्टी का अमेरिका और कनाडा में सिखों द्वारा स्थापित एक चरमपंथी क्रांतिकारी संगठन था। इसका उद्देश्य दोस्तों बल प्रयोग कर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और भारत को विदेशी आधिपत्य से मुक्त करना था। गदर पार्टी का गठन कब किया गया था दोस्तों? ये 1913 में किया गया था। और 1913 में लाला हरदयाल ने पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे और उसे ही गदर पार्टी कहा गया। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष थे और हरदयाल गदर पार्टी के महासचिव थे। देखिए, इसरो का सही पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में मध्य प्रदेश ने किस क्रिकेट टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया है? तो ये दोस्तों मुंबई को हराकर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुंबई। और देखिए दोस्तों, इसमें हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? तो ये आदित्य श्रीवास्तव थे। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव का 100% पूछा जाएगा। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के जो कोच थे वो कौन थे? चंद्रकांत पंडित थे। इनका नाम भी याद रखिएगा दोस्तों। और आदित्य श्रीवास्तव कैप्टन थे, चंद्रकांत पंडित जो थे कोच थे। देखिए दोस्तों, इसके पहले भी हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम जो है वो रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। कब? 1998-99 में पहुंची थी। उस टाइम हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे दोस्तों? चंद्रकांत पंडित थे। इस टाइम देखिए दोस्तों, उनके कोच रहते हुए रणजी ट्रॉफी हमने जीत ली है हमारे मध्य प्रदेश ने। और याद रखिएगा किसे हराकर? मुंबई को हराकर। देखिए, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट कुछ इस टाइप से रहेगी। और टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।